नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज की। केंद्र ने राज्यों से एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षणों का पता लगाने के लिए पक्षियों पर निगरानी रखने को कहा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने केरल सोना तस्करी मामले में 20 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए आज से किसान कल्याण मिशन शुरू कर रही है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि यात्री किराया बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड की उत्पत्ति की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल को चीन के वुहान क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं देने के चीन के फैसले पर निराशा व्यक्त की। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के लिए पूर्वाभ्यास की प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार इसके आपात उपयोग की तारीख में 10 दिन के भीतर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार लेगी। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में किसी भी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए दवा निर्माताओं ने पहले देश भर में 4 प्राथमिक वैक्सीन भंडारों के लिए टीके उपलब्ध कराए हैं, जहां से बड़ी संख्या में इन्हें 37 राज्यों के टीका स्टोर और फिर जिलों और अंत में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया गया। श्री भूषण ने कहा कि करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर यानी सरकारी मेडिकल स्टोर स्थित GMST और देश में 37 वैक्सीन स्टोर हैं। वे थोक में टीकों का भंडारण करते हैं और आगे वितरित करते हैं। वैक्सीन के बारे में ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि भारतीय अध्ययन के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1600 लोगों में इम्यूनोजेनिसिटी डेटा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक के विश्लेषण के अनुसार कोविशील्ड सुरक्षित है। ये वैक्सीन जो हमारे पास दोनों अप्रूव करे हैं ड्रग कंट्रोलर ने, और साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे 8-8 घंटे बैठ के और फिर DCGI ने इसका अप्रूवल दिया है, तो ये तो बहुत ही अहम बात है भारत के लिए भी और पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत डोजेज की स्टॉक पाइल भी है और भारत के अलावा और लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए भी एक बहुत ही होप है और इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ये कह रहा है कि दोनों वैक्सीन में इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। इसमें जो भारत बायोटेक वाला वैक्सीन है वो क्लिनिकल ट्रायल अभी चलता रहेगा और रोलिंग रिव्यू उसका चलता रहेगा और ये साइंटिफिक नॉलेज की बेसिस पे किया गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि संक्रमण के वर्तमान मामलों और इससे हो रही मृत्यु के आंकड़ों में कमी को देखते हुए देश में आशावादी परिदृश्य सामने आ रहा है। 2 वैक्सीन का एसेंशियल होना बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, बहुत गर्व का दिन है। और जो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई है, पेंडेमिक है, उसको अल्टीमेटली रोक के खत्म करने के लिए बहुत बड़ा कदम आज सामने है। सरकार ने कहा है कि दैनिक कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। ये 23 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच 3% से कम रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि पिछले 5 सप्ताह में रोजाना कोविड से स्वस्थ होने की दर औसत दैनिक संक्रमण से अधिक है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर पिछले 5.87 सप्ताह से घटकर 1.97% रह गई है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कुल कोविड मरीजों में से अब केवल 44% अस्पतालों में हैं।
हमारे पास 2.5 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं। इनमें से केवल 44% मामले ऐसे हैं जो अस्पतालों में हैं, यानी जो मॉडरेट या सीवियर सिम्टम से ग्रसित हैं। बट 56% केसेस आर दोज विच आर वेरी माइल्ड और एसिम्टोमेटिक केसेस and are in home isolation. This indicates that the overall burden on the healthcare structure, health delivery structure in the country has declined appreciably. स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि प्रति 10 लाख आबादी में भारत में संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया में सबसे कम में से एक है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी में लगभग 7,000 लोग संक्रमित हैं, जबकि अन्य देशों में ये 20,000 से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख आबादी पर उपचाराधीन मरीजों और मौतों की संख्या सबसे कम है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी में 167 मरीज हैं और 108 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.32% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 99,75,958 कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से केवल 2.23% रोगियों का उपचार चल रहा है। संक्रमण के नए मामलों को मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 1,03,56,000 से ज्यादा हो गई है। भारत में कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। देश में कोरोना से अब तक 1,49,850 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड टीकाकरण के लिए राज्य में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं और 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए टीकाकरण का कार्य करेगी। 50 साल से अधिक उम्र वाले और बाकी जो पीड़ित हैं, जो दूसरी उम्र के लोग हैं, के लिए जितना भी जरूरत होगा और किस तरह से किस स्थान पर लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, एक एक चीज के बारे में पूरी तैयारी की गई है। और हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपने बिहार में भी, जो तो पूरे देश में होगा, बहुत अच्छे ढंग से केंद्र सरकार ने जिस ढंग से काम किया है, लेकिन अपने बिहार में भी हम लोगों की जो भी तैयारी है उसके हिसाब से हम लोग बहुत ही उपयोगी ढंग से और इफेक्टिव ढंग से इस काम को पूरा करें। इस बीच राज्य में कोविड के संक्रमण में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्तमान में 4,177 मरीज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.80% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 1.48% ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति में काफी सुधार को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने 4 जिलों शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में आज से रात का कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 6 दिन कामकाज की सामान्य समय सारणी फिर से बहाल करने का भी फैसला लिया है। राज्य में अब कोचिंग कक्षाएं 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति है। राज्य के चुनाव आयोग के अनुरोध पर राज्य मंत्रिमंडल ने एक ही जगह पर 50 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा न होने की शर्त में भी छूट दी है। देश में 162 अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए प्रधानमंत्री आपातकालीन नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड ने 201,98 रुपए जारी किए हैं। ये संयंत्र देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जाएंगे। परियोजना की कुल लागत में से 137,33 रुपए संयंत्र तैयार करने तथा केंद्रीय चिकित्सा आपूर्ति भंडार के प्रबंधन और 64,25 रुपए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए निर्धारित हैं। देश के अनेक राज्यों में तेजी से फैलते बर्ड फ्लू को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बर्ड फ्लू फैलाने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। केरल में बड़ी संख्या में पक्षियों के H5N8 वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है। ये वायरस अलपुझा और कोट्टायम जिलों में मिला है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 10 और जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में 18 जिलों में पक्षियों के मौत के मामले देखे जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हाल ही में पोंग बांध में मृत पाए गए 2,300 से अधिक प्रवासी पक्षी बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में अगार, मालवा और मंदसौर जिलों में मृत कौवों में H5N8 वायरस पाया गया है। पशुपालन विभाग राज्य में पहले ही बर्ड फ्लू की चेतावनी जारी कर चुका है। एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के 10 जिलों में अब तक लगभग 400 कौवे मृत पाए गए हैं। 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर R.K. रोकड़े ने बताया है कि बर्ड फ्लू केवल कौवों में पाया गया है। मुर्गियों में अभी तक वायरस नहीं मिला है। इंदौर, मंदसौर, आगरमालवा, खरगोन, सीहोर, देवास, उज्जैन, नीमच और गुना में कौवों की मौत की खबरें आई हैं। ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधिकारी ठंड, खांसी और बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों की जांच के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं। मंदसौर में जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू के चलते चिकन और अंडे बेचने वाली दुकानों को 15 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने केरल में राजनयिकों के सामान की आड़ में 14 करोड़ 82 लाख रुपए मूल्य के 30 किलो सोने की तस्करी के मामले में 20 लोगों के खिलाफ कोच्चि की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। तिरुवनंतपुरम निवासी सारित PS और मुख्य आरोपी स्वप्ना प्रभा सुरेश सहित सभी आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुरेश और सारित दोनों संयुक्त अरब अमारात के वाणिज्यिक दूतावास के पूर्व कर्मचारी हैं और सोना तस्करी के लिए वे राजनयिक माध्यम से अपने पूर्व संबंधों का इस्तेमाल करते थे। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय कोच्चि द्वारा 30 किलो सोना जब्त किए जाने के बाद NIA ने 10 जुलाई 2020 को तस्करी के मामले में सारित, स्वप्ना, फैसल फरीद, संदीप नायर और अन्य आरोपियों के खिलाफ UAPA अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। NIA ने 11 जुलाई 2020 को आरोपी सुरेश और संदीप को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज की। केंद्र ने राज्यों से एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षणों का पता लगाने के लिए पक्षियों पर निगरानी रखने को कहा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने केरल सोना तस्करी मामले में 20 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए आज से किसान कल्याण मिशन शुरू कर रही है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्री किराया बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड की उत्पत्ति की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल को चीन के वुहान क्षेत्र में जाने की अनुमति न देने के चीन के फैसले पर निराशा व्यक्त की। भारतीय रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाए जाने की संभावनाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है। रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू रेवाड़ी, न्यू मादरखंड हरियाणा और राजस्थान में आता है। इसमें 9 नवनिर्मित मालवाहक गलियारा स्टेशन हैं, जिनमें 3 जंक्शन स्टेशन न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा हैं। इस मालवाहक गलियारे पर रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाने से हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और राजस्थान के किशनगढ़ में मौजूद औद्योगिक इकाइयों को फायदा होगा। इससे काठूवास में स्थित कानकोर के कंटेनर डिपो का भी बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। यह माल गलियारा गुजरात में स्थित कांडला, पीपावाव, मुंद्रा और दाहेज बंदरगाहों से सामान की ढुलाई को भी आसान बना देगा। इस रेल खंड के शुरू हो जाने से देश के पश्चिमी और पूर्वी माल परिवहन गलियारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार जरूरी है। श्री मोदी ने कल 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की वन नेशन वन गैस ग्रिड के जरिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन इस दिशा में बड़ा कदम है। ये पाइपलाइन स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं, जिसमें तेल की खोज, खनन तथा इसका विपणन और वितरण शामिल है। उन्होंने कहा कि इस गैस पाइपलाइन से केरल और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा।
ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोच्चि से मंगलुरु तक 3,000 करोड़ रुपए की गेल इंडिया की इस परियोजना से अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैन डेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। फर्टिलाइजर उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री जॉनसन ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, लेकिन ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए उन्होंने समारोह में शामिल हो सकने में असमर्थता जताते हुए खेद व्यक्त किया। उन्होंने निकट भविष्य में भारत का दौरा करने की भी इच्छा व्यक्त की। श्री मोदी ने ब्रिटेन में असाधारण परिस्थितियों को समझते हुए श्री जॉनसन को महामारी को तुरंत नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने दुनिया को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुना करने के लिए आज से किसान कल्याण मिशन नाम से विशेष कार्यक्रम आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर से इस मिशन की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के सभी 75 जिलों के प्रत्येक विकासखंड में 3 सप्ताह तक ये अभियान चलाया जाएगा। किसान कल्याण मिशन के 3 अहम हिस्से होंगे। इसके तहत कृषि और उससे जुड़े अन्य विभागों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े कार्यकर्ता किसानों को वैज्ञानिक खेती के बारे में बताएंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी देंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग एक साथ मिलकर किसानों के लिए काम करेंगे। अभियान के दौरान हर जिले में 100 प्रगतिशील किसानों को रोल मॉडल के तौर पर चुना जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सरकार ऐसे किसानों का डेटाबेस भी तैयार करेगी। इस अभियान से किसानों को केंद्र सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ लेने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात सरकार इस महीने के अंत तक 4,000 गांवों को किसान सूर्योदय योजना के दायरे में लाएगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल ये घोषणा की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत किसानों को खेतों में दिन के समय कृषि बिजली आपूर्ति दी जाती है। गुजरात सरकार ने वर्ष 2022 के अंत तक राज्य के सभी गांवों को इस योजना में शामिल कर लेने का लक्ष्य रखा है। प्रथम चरण में 1 लाख किसानों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है, जबकि दूसरे चरण में 1,90,000 किसानों को शामिल किया जाएगा। इस योजना में नए ट्रांसमिशन और सबस्टेशन लगाने के पीछे राज्य सरकार 3 सालों में 35,000 करोड़ रुपए का खर्च करने वाली है। इस योजना का हेतु किसानों को रात के समय में खेतों में सांप और जहरीले जीव जंतु और जंगली पशुओं से सुरक्षा देना है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग बीते वर्ष की प्रमुख झलकियों की श्रृंखला कैसा था वर्ष 2020 प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों पर एक नजर। सरकार ने आदिवासी समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। पिछले वर्ष आदिवासियों के कल्याण से संबंधित छात्रवृत्ति योजनाओं और अन्य व्यय के लिए डिजिटल और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के तहत कार्य किए गए। आदिवासी अनुसंधान के साथ आदिवासी औषधि क्षेत्र भी प्राथमिकता का क्षेत्र रहा। पिछले वर्ष 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में
पीने का पानी पहुंचाने की योजना की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विशेष परियोजनाओं के तहत आदिवासी क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत देश भर में कई एकलव्य मॉडल विद्यालय कार्य कर रहे हैं। जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए देश में सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। इसमें हमारे आदिवासी इलाकों के बच्चों को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध होगी। कोशिश ये है कि हर आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक तक इस व्यवस्था को पहुंचाया जाए। पढ़ाई के साथ साथ कमाई की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विस्तार को गति देना और वन धन योजना और आदि महोत्सव जैसे कदमों से जनजाति वर्ग का कल्याण बीते वर्ष के कार्य में प्रमुख है। सरकार के द्वारा टेक फॉर ट्रैवल की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से वन उत्पादों के संग्रह से जुड़े जनजाति लोगों के बीच क्षमता निर्माण और उनमें उद्यमी बनने की कला का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा 23 अतिरिक्त माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स को एमएसपी की सूची में शामिल किया गया है, जिससे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की खरीदारी को गति मिला है। फेसबुक के साथ मिलकर गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आदिवासी युवाओं में डिजिटल कौशल का विकास किया जा रहा है ताकि वे व्यापार के नए तरीकों को समझ सके। सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति शोध संस्थान की स्थापना की दिशा में भी कदम उठाया है। आजादी की लड़ाई में आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों के योगदान को याद करने के लिए जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पटना उच्च न्यायालय ने पटना सिविल न्यायालय के 17 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। एक टेलीविजन न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में दिखाए गए 3 साल पुराने घूसखोरी के एक मामले में इन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ये एफआईआर पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराई गई थी। बर्खास्त किए गए अधिकतर कर्मचारियों में क्लर्क, टाइपिस्ट और चपरासी हैं, जिन्हें सुनवाई की मनपसंद तारीख दिलाने सहित अलग अलग प्रकार के काम करवाने के लिए मुवक्किलों और वकीलों से संबंधित तौर पर घूस लेते हुए दिखाया गया था। ये कर्मचारी किसी गिरफ्तार व्यक्ति की न्यायालय में पेशी होने के बाद उसे मनपसंद जेल में भेजने में भी मदद करते थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड की उत्पत्ति की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल को चीन के वुहान क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं देने के चीन के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि कोविड से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक दल के सदस्यों ने यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन चीन के अधिकारियों ने आवश्यक अनुमति नहीं दी। उन्होंने बताया कि यह दौरा विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए महत्वपूर्ण है और संगठन जल्दी से जल्दी इसे पूरा करना चाहता है। श्री घेब्रेयेसस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का यह दौरा WHO, चीन सरकार और अन्य देशों के बीच हुई सहमति के आधार पर तय किया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय दल वुहान जा रहा था। चीन ने पहले कहा था कि वो WHO के विशेषज्ञ दल को कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने की अनुमति देगा। चीन ने इस आलोचना को भी गलत बताया है कि वर्ष 2019 के आखिरी समय में सामने आए कोविड के मामलों से निपटने में वो विफल रहा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई नेताओं ने महामारी से उबरने के दौरान चीन के रवैये पर सवाल उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर बर्फबारी होने के बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ने के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान किन्नौर जिले के कल्पा में 40 सेंटीमीटर, केलोंग में 15 सेंटीमीटर और कुफरी में 10 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। लद्दाख में कई महीनों के बाद आज सुबह ताजा बर्फबारी हुई। शीतलहर इससे तेज हो गई है। किसानों ने बर्फबारी का स्वागत किया है। और अब एक नजर देश के अन्य हिस्सों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान बादलों से घिरा रहेगा और वर्षा की संभावना है। तापमान 12 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 20 डिग्री और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में हल्की वर्षा का अनुमान है। तापमान 23 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में दिन में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने
की संभावना है। तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में हल्की बर्फबारी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम 0 से 1 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। गिलगित में बारिश हो सकती है। तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से भवतारिणी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुकेश, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी हां लवलीन, सबसे पहले बात करते हैं नए संसद भवन की। नए संसद भवन को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, नए संसद भवन का रास्ता साफ। नवभारत टाइम्स लिखता है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की नई तस्वीर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान पर स्वास्थ्य सचिव का बयान, सरकार से मंजूरी मिलते ही शुरू हो जाएगा अभियान, हिन्दुस्तान की पहली खबर है। दैनिक भास्कर की खबर है, संक्रांति से टीका क्रांति। पत्र लिखता है, राज्यों की तैयारी पूरी, वैक्सीनेशन बूथ भी बने। राजस्थान पत्रिका ने कोरोना से जंग शीर्षक से लिखा है, 10 दिन के भीतर टीकाकरण का उत्तरायण। बर्ड फ्लू से संबंधित खबरें कई अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने फ्लू की परवाज शीर्षक से लिखा है, गुजरात और हरियाणा ने पक्षियों की सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। तमिलनाडु में मुर्गियों, अंडों और अन्य सामग्रियों की आयात पर रोक लगा दी गई है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, बर्ड फ्लू पर केंद्र ने किया आगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक गैस एक ग्रिड के ऐलान की खबर राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके इस बयान को प्रमुखता से दिया है कि सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो, विमान, जल, डिजिटल और गैस संपर्क पर अभूतपूर्व कार्य कर रही है। संसद का सत्र 29 जनवरी से 1 फरवरी को आम बजट लिखता है जनसत्ता। सत्र के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पूरी तरह पालन, राजस्थान पत्रिका की खबर है। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, 29 जनवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र 2 भागों में होगा। रेलवे द्वारा माल बुकिंग पोर्टल शुरू करने की खबर हिन्दुस्तान के अर्थ जगत के पन्ने पर है। पत्र ने रेल मंत्री के इस बयान को भी दिया है कि लोग घर या ऑफिस में भी करा पाएंगे बुकिंग। टॉयकाथॉन से खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र ने लिखा है, देश के 33 करोड़ छात्रों के अभिनव कौशल को परखने की कोशिश। राजस्थान पत्रिका की खबर है, अंतरिक्ष में जाने के लिए देसी स्टार्टअप की होड़। पत्र लिखता है, निजी क्षेत्र की एंट्री के बाद भारत में कोई स्टार्टअप बना रहा उपग्रह तो कोई रॉकेट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज की। केंद्र ने राज्यों से बर्ड फ्लू के लक्षणों का पता लगाने के लिए पक्षियों पर निगरानी रखने को कहा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने केरल सोना तस्करी मामले में 20 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए आज से किसान कल्याण मिशन शुरू कर रही है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि यात्री किराया बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड की उत्पत्ति की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल को चीन के वुहान क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं देने के चीन के फैसले पर निराशा व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।